यस दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नया कंसेप्ट, नया चैप्टर आपके पास में स्टार्ट होने जा रहा है। इंडेस 40, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि इंडेस 38 में मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे भी वही कहूँगा कि सर जी, यहाँ पे दो इंडेस हमने पढ़े हैं, इंडेस 16 और इंडेस 38, जिसका रिवीजन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी। बिल्कुल इंडेस 38 की तरह 38 में भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा था इंडेक्स 16 का रिवीजन करके आइए, अगर आपने नहीं किया होता, ठीक है, तो वो चैप्टर आपके पास में गया। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा, इंडेक्स 16 का तो कंपलसरी रिवीजन करके ही आइए। 38 के कुछ कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी इंडेक्स 16 तो मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं पता तो यहाँ पे भी नहीं पता, समझ लीजिए ऐसा। तो मैं तो आपके पास में यही कहूँगा कि भाई इंडेक्स 16 का रिवीजन करिए, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करिए। फिलहाल के लिए आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कुछ कंसेप्ट को याद करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि मैंने कहा कि सर ये इंडेक्स 16 में पढ़ाया था, तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स ओपन रखिए इंडेक्स 16 के, तो आप उसे रिफ़र भी कर सकते हैं कि अगर हाँ आपने प्रॉपरली उसका रिवाइज कर किया हुआ है और फिर आपको फिर देखने की ज़रूरत है, तो नोट्स ओपन रखिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नोट्स चाहिए आपके पास में इंडेक्स 16 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडेक्स 38 की तरह ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये कंसेप्ट जो है इंडेक्स 16 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो मैं वापस से यहाँ पे नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट होते हैं वो क्वेश्चन के साथ पढ़ाने पड़ते हैं। अब जो कंसेप्ट मैंने इंडेक्स 16 में आपको प्रॉपर क्वेश्चन के साथ पढ़ा दिया है, वो यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो उतना ही टाइम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास में नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए और मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करना है, रिवीजन करना है, तो उसको बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आ जाइए मेरे साथ इंडेक्स 40 के अंदर, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसे स्टार्ट करूँ इससे पहले, जैसे कि मैं जनरल हर आपके पास में इंडेक्स में कहता हूँ कि कुछ नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब हमारे दिमाग में क्या निकल के आता है और इंडेक्स क्या कहता है, इसके हम कंपैरिजन हर बार करते हैं। जैसे कि इंडेक्स 16 में मैंने कहा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमारे दिमाग में क्या मतलब निकल के आता है। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ कि इंडेक्स क्या कहना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्ड से हमें क्या समझ आता है, और उससे अलग आपके पास में इंडेक्स इसके बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब हम वर्ड और आपके पास में हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में इसका क्या मतलब निकल के आता है, तो सिंपल सा निकल के आता है आपके पास में कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी जहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम बेच देंगे। ठीक है, तो फ़ायदे के लिए सिर्फ उस प्रॉपर्टी को हमने परचेज किया है, ये हमारे दिमाग में इसका मतलब निकल के आता है कि हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल सा मतलब है भाई कि शेयर्स आपके पास में हो गया, तो शेयर्स हम परचेज कर दे कि कल दिन उसके प्राइस बढ़ गए तो हम बेच देंगे। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपके पास में, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये परचेज करते हैं कि कल दिन फ़ायदा मिला तो बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। वहीं पे अगर मैं इसी सारे एग्जाम्पल को दूसरे नज़रिए से कहूँ तो क्या होगा, सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अलग अलग आपके पास में दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ज़रा मेरे साथ अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये देख दूँ कि देखिए, जब भी ये इंडेक्स पढ़ाए जाते हैं, इंडेक्स 16 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, तो ये ऑलवेज आपके पास में मोस्टली जो टीचर्स है वो इसे प्रीफर करते हैं साथ में पढ़ाना। हाँ, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है कि कोई इंडेक्स 2 पहले पढ़ा दे, कोई 38 पहले पढ़ा दे, वो ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि सर इंडेक्स 16, इंडेक्स 16 हो गया, इंडेक्स 38 हो गया, इंडेक्स आपके पास में 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इंडेक्स 2 हो गया जिसे हम पढ़ेंगे बेसिकली आपके पास में आगे। तो ये जो चार इंडेक्स है ना, वो नॉर्मल जो है टीचर्स साथ में ही पढ़ाना प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चारों इंडेक्स है, इनके कंसेप्ट जो है मिलते जुलते हैं हर एक आपके पास में, चारों के चारों इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स 16 क्या था सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे पहले हमने अपने एफआर की स्टार्टिंग यहीं से करी थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंडेक्स 38 क्या है सर, इंटेंजिबल असेट। इंडेक्स 40 क्या है सर, अभी पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
ठीक है। इंडेक्स 2 क्या है सर, जो हम पढ़ेंगे आगे, प्रॉपर्टी प्लांट, आप सॉरी यहाँ पे बेसिकली ये मिटा देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब है इंडेक्स 16, और ये आपके पास में हो जाता है इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया सर, चारों के चारों नाम हो गए। इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट है, इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और 2 जो है वो इन्वेंटरीज है। जहाँ पे इंडेक्स 16 कंप्लीट है हमारा, 38 कंप्लीट है, 40 हम पढ़ रहे हैं, और 2 को हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि 2 के ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज नहीं होंगे, मतलब कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत कंसेप्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे ये मिलते जुलते आपके पास में अल्टरनेटिव आपके पास में कंसेप्ट यूज होते रहता है इनका, इसलिए ये चारों के चारों इंडेक्स जो है वो नॉर्मली साथ में पढ़ाए जाते हैं। फिर अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। बट मैं ऐसा बस आपको जनरल बता रहा हूँ कि टीचर्स यहाँ पे प्रीफर करते हैं कि जब भी पढ़ाए ये चारों को साथ में पढ़ाए। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है आपके पास में, 38 पहले पढ़ा दिया, 2 पहले पढ़ा दिया, वो ठीक है, वो अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि कई बार क्या होगा कि प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपके पास में प्रॉपर्टी परचेज करी, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करी। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मतलब मैंने लैंड ही परचेज कर लिया, सामान लो, ठीक है। अब इसके पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने कहा कि आपका जो बिजनेस है ना, आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक का आपका बिजनेस है, प्लास्टिक बिजनेस है। आप फॉर एग्जांपल कुछ बोतल वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी बिजनेस में आती है। और आपने क्या किया सर, एक प्रॉपर्टी परचेज किया है, लैंड परचेज किया है, ऐसा मान सकते हैं आप। आपने लैंड परचेज किया और आपका पर्पज़ क्या है कि जब भी प्रॉफिट होगा मैं बेच दूंगा। तो ये आपके पास में क्या है सर, प्रॉफिट होते ही हम इसे बेच देंगे, ये कहलाता है भाई आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कि जब भी प्रॉफिट होगा हम उसे बेच देंगे, हमारा कोई और पर्पज़ नहीं है, हमारा बिजनेस डिफरेंट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, फायदे के लिए हमने परचेज की है कि कई कल दिन हमें इसे प्रॉफिट दिखेगा, बेच देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं बोल ये रहा हूँ कि जब प्रॉफिट होगा मैं बेच दूंगा, इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या कहते हैं सर, कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट होते ही हम इसे बेच देंगे, या आपके पास में कैपिटल अप्रिसिएशन है कि प्रॉफिट होते ही हम बेच देंगे। ये प्रॉफिट क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन। क्लियर है? अच्छा अच्छा, एक बात सुनिए कि अगर मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी परचेज सेल का है, मतलब मेरा बिजनेस ही यही है और मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ सर, और मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा या फिर नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास में इंडेक्स 40 है वो बड़ी क्लियर बात कर रहा है, कहते हैं कि सर आप प्रॉपर्टी सेल करिए, ठीक है, मतलब आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए परचेज करिए, या फिर आप कर सकते हैं रेंटल पर्पज़ के लिए, कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, फॉर एग्जांपल आप उसे रेंट कमाना चाहते हैं, तो आपने उसे प्रॉपर्टी परचेज पे करके बाद रेंट पे लगा दिया, वो भी आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडेक्स 40 ने दो चीज़ें कही, या तो आप रेंटल पर्पज़ के लिए हो सकता है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, या फिर दोनों आपके पास में, लेकिन दो ही बातें हो सकती है, या तो रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। साथ ही में इंडेक्स 40 ये कहता है कि ये आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, तो फिर ये आपके पास में इंडेक्स 40 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर प्लास्टिक का बिजनेस है और आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में क्या है सर, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पर्पज़ है, अब जब भी प्रॉफिट होगा बेच देंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट प्रॉपर्टी आपने परचेज करी और ये तो आपका बिजनेस है, ये आपका क्या है सर, बिजनेस है। अगर ये आपका बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, वो आपके पास में बिजनेस है, मतलब इंडेक्स 16 में चला जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो कहाँ पे चला जाएगा सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं वही कहना चाहता हूँ, इसे मैं अच्छे से अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन ये तो बस मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया कि ये चीज़ें हो सकती है। तो अभी इंड एस क्या कहना चाहता है डेफिनेशन से सबसे पहले ये समझते, फिर ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो मैं खुद लिखाऊंगा आपके पास में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल मुझे लेने हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इंड एस 40 में समझिए क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा सर इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है इंड एस के हिसाब से, इसकी डेफिनेशन। तो कहते हैं प्रॉपर्टी आपने हेल्ड कर रखी है, किसने सर, बाय ओनर या फिर लेसी। अब देखिए ये जो है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर, ये मैं अभी समझाऊंगा। लेसी एज अ राइट टू यूज असेट, ये जो पॉइंट है ना वो दूसरे इंडेक्स में आप मेरे साथ क्लियर करेंगे, दूसरे किसी इंडेक्स में। और इंडेक्स में वैसे रेफरेंस दे सकता हूँ, 116 है आपके पास में इंडेक्स, ठीक है, उसके अंदर ये मेरे साथ आप पढ़ेंगे। तो ये लाइन फिलहाल के लिए आपको इग्नोर करनी है, फिलहाल के लिए। बाद में मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसका रेफरेंस मैं ज़रूर दूंगा, उस टाइम पे मैं ये भी याद कराऊंगा कि इंडेक्स 40 में जो हमने ये इग्नोर किया था वो आपको शायद से समझ आ चुका होगा, तब मैं आपको ये रेफरेंस कराऊंगा, ठीक है। तो नोट्स में फ़िलहाल के लिए लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोट्स ओपन करवा के भी ये भी पढ़ाऊंगा जब इंडेक्स 116 पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास में तब क्लियर करवा दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही देखना है कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर, कि कोई पर्सन है जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, मतलब वो ओनर बन चुका है। अब ध्यान रहे क्यों प्रॉपर्टी परचेज क्यों करी है, तो रीज़न देखिए, कहते हैं कि टू अर्न रेंटल, आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, या फिर और कहा है, या तो रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, और दोनों भी हो सकते हैं कि भाई अभी रेंट पे चढ़ा दिया, कल दिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो मैं उसे बेच दूंगा, ख़त्म, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो सिंपल एग्जांपल कि आप पर्सन है, देखिए आप यहाँ पे है, आपने क्या किया सर, एक लैंड परचेज करी है, ठीक है, लैंड परचेज करी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज़ में। अभी आपने क्या किया, इसे रेंट पे चढ़ा दिया, आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। किसी बैंक को आपने रेंट पे दे दिया तो उन्होंने कुछ इस पे कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा करके वो यूज़ कर रहे हैं। अब आपने सोचा है कि सर ये 50 लाख के जब 70 लाख हो जाएंगे, मार्केट में प्राइस अगर बढ़ गया और ये हो गया, तो मैं इसे बेच दूंगा, वरना फिर रेंट पे अभी है, मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। तो ये क्या है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कि आपका पर्पज़ है रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर दोनों भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई पर्पज़ है तो इंडेक्स 40 उसे कवर नहीं करेगा। अच्छा, इसी के साथ इंडेक्स 40 ये भी कहता है कि सर ये आपके पास में रेंटल के लिए हो सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, ठीक है, बट वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, वही आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए कि भाई रेंटल कमाना ही हमारा बिजनेस है, हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और रेंट पे देते हैं, तो ये हमारा बिजनेस ही है। अगर आपका बिजनेस ही है तब यहाँ पे इंडेक्स 40 के अंदर नहीं आएंगे, फिर वो आप इंडेक्स 16 के अंदर वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि वो आपका बिजनेस ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी आपको दिक्कत ना दे कि भाई कब इंडेक्स 16 है, कब 40 है, कब 38 है, कब इंडेक्स 2 है। इसके लिए मैं एक आपको चार्ट ड्रॉ करवा रहा हूँ, वो अच्छे से समझ लेंगे तो काम ही ख़त्म हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो समझिएगा मेरे साथ, मैंने कहा कि सर आपके पास में समझिएगा, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जो अगर आप ध्यान रखेंगे कभी दिक्कत नहीं आने वाली। समझिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि भाई इंडेक्स 40 में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्या कहते हैं कि सर सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि सर यहाँ पे जब प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ हो रहा है, तो जब भी इंडेक्स 40 प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करता है, इसका मतलब मीन्स लैंड हो सकता है, या फिर और बिल्डिंग हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैंड और बिल्डिंग, और आपके पास में बोथ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बस इसके अलावा इंड एस 40 कवर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लैंड बिल्डिंग के अलावा कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, ठीक है, और उसे आप रेंट पे दे रहे, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पर्पज है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इंड एस 40 आएगा? उसमें इंड एस 40 कभी आएगा ही नहीं। या तो लैंड हो, बिल्डिंग हो, इन दोनों की बात हो तो आपके पास में इंड एस 40 आएगा, वरना इंड एस 40 को तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए आपके पास में। लैंड बिल्डिंग के अलावा कोई है तो इंड एस 40 को तो आपको भूल ही जाना है। सबसे पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास। सेकेंड पॉइंट, कि जब प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पर्पज है, ठीक है, तो अब क्या आपको ध्यान रखना है? कहते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करना ही हमारा पर्पज है। मतलब अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन पे, मतलब ये सेकंड पॉइंट, इस पे मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रेंटल पे क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन पे देखिए, कहते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करना ही आपका पर्पज है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पर्पज है। सर बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर यही आपका पर्पज है तो आपको सिंपली एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। इंड एस 40 ने कहा कि एक ही चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्या चीज़? क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? एक मिनट ज़रा। हाँ, मैंने कहा एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि सर वो सेल करना, प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज करना आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस हुआ तो फिर वो आपके पास में इंडेक्स 2 में जाएगा। समझिएगा, जब भी आप जो है प्रॉपर्टी सेल या फिर परचेज करेंगे और ये आपका बिजनेस ही है, और नॉट बिजनेस, वो आपका बिजनेस नहीं है। दो ही रीज़न हो सकते हैं कि सेल परचेज करना या तो आपका बिजनेस हो सकता है या फिर नहीं। आपका बिजनेस नहीं है तो इंडेक्स 40 कहता है मोस्ट वेलकम। इंडेक्स 40, इंडेक्स 40 कहता है कि मोस्ट वेलकम, आ जाइए आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बट आपका बिजनेस ही है वो, ठीक है, तो कहता है इंडेक्स 2 आपको कहता है कि मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आइए, वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स 2। अब देखिए यहाँ पे एक क्लियरिटी मैं देना चाहूँगा कि रेंटल आपका बिजनेस है तो इंडेक्स 16 के अंदर जाएगा रेंटल, ठीक है, वो आपका बिजनेस है तो इंडेक्स 16। जब सेल परचेज आपका बिजनेस है तो इंडेक्स 2 में जाएगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है, जब आपके पास में इन्वेंट्री के रूप में कोई चीज़ है तो इंडेक्स 2 कवर करता है, क्योंकि इंडेक्स इन्वेंट्री से रिलेटेड आप इंडेक्स 2 में जाते हैं कि सेल परचेज करना, ये आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी क्योंकि आपका बिजनेस है, तो वो इंडेक्स 2 कवर करेगा। जबकि रेंट पे देना अगर आपका बिजनेस है तो वो तो बेसिकली आपके पास में प्रॉपर्टी है ही है, वो तो सिर्फ रेंट पे दे रहे हैं, तो वो कहता है कि वो इंडेक्स 16 को कवर करेगा, ठीक है, टेंजिबल असेट। तो दोनों में चीज़ ध्यान रखनी है। तो थर्ड पॉइंट वही लिखवा रहा हूँ कि रेंट पे क्या चीज़ होगी। तो रेंट पे समझिए, कहता है कि प्रॉपर्टी रेंट पे देना आपके पास में बिजनेस या फिर बिजनेस नहीं है, उसकी क्लैरिटी। प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो इसमें क्या हो सकता है? तो आइए इसे भी समझ लेते हैं एक बार के लिए। ये लीजिए, तो मैंने कहा आपके पास कि ये तो आपका या तो बिजनेस हो सकता है, बिजनेस, या फिर आपका बिजनेस नहीं हो सकता, आप कोई और बिजनेस में हो, रेंट पे तो आपने बस फायदे के लिए दे दिया है, तो कहते हैं नॉट अ बिजनेस, नॉट अ बिजनेस, वो आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो दो पॉइंट हो सकते हैं, बिजनेस है या फिर नहीं। देखिए बिजनेस है आपका तो इंडेक्स 16 कहता है मोस्ट वेलकम, इंडेक्स 16 आपको कहता है कि मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आएंगे। जबकि बिजनेस नहीं है तो इंडेक्स 40 आपको कहेगा कि भाई आपके पास में मोस्ट वेलकम, यहाँ पे ही आप कवर हो जाएंगे। इंडेक्स आपके पास में 40, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन जब आप कमा रहे हैं, ये आपका पर्पज़ है, तो वो इंडेक्स 40 कवर करेगा। लेकिन जब आपका बिजनेस ना हो तब, अगर आपका बिजनेस है तो फिर दूसरे इंडेक्स आपके पास में कवर होंगे, ठीक है। सेल परचेज आप कर रहे हैं
और वही आपका बिजनेस है, तो वो बेसिकली आपके पास में क्या होगा सर, इन्वेंट्री हो गया कि कभी आप बेचेंगे और दूसरी परचेज होगी। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी आने वाली है और जाने वाली है, मतलब इन्वेंट्री टाइप है, इंडेक्स 2 जाएगा। बट जहाँ पे प्रॉपर्टी आपके पास में है ही ऑलरेडी, बस आप उसे रेंट पे चढ़ा रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी तो आपके पास ही रहेगी, तो वो इंडेक्स 16 कवर करेगा, टेंजिबल एसेट आपके पास में। इन्वेंट्री में क्या होता है, आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेल परचेज में की बात जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कि सेल परचेज की जब बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है और जा रही है। ठीक है, तो आना और जाना आपके पास में बेसिकली प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इंडेक्स 2 है बेसिकली इन्वेंट्री। तो याद रखने का तरीका है। और रेंट पे मतलब प्रॉपर्टी तो आपके पास ही रह रही है, बस उस पर रेंटल इनकम कमा रहे हो और ये आपका बिजनेस है, तो इंडेक्स 16 है, टेंजिबल एसेट बेसिकली। और अगर आप ये दोनों में ही, आपका बिजनेस तो कुछ और ही है, बस ये आपके पास में फायदे के लिए आप यहाँ पे परचेज करके रखे, तो इंडेक्स 40 आपको कवर करेगा। बिजनेस नहीं है तो इंडेक्स 40, बिजनेस नहीं है तो इंडेक्स 40। यह क्लैरिटी आपके पास में होनी ज़रूरी है जब हम चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिंपल है, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, सिर्फ और सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, या फिर आपके पास में कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है कि भाई अभी रेंट पे चढ़ा देते हैं, कभी फ़ायदा मिला तो बेच भी देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंट। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों के अलावा कोई है तो इंडेक्स 40 में नहीं आएगा। फिर वो आपके ऊपर है कि वो कैसे कवर हो जाएगा, किस पे ऊपर है, वो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स 40 नहीं आएगा, वो कंपलसरी है आपके पास। क्लियर है? तो इंडेक्स 40 ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये दी कि भैया समझिएगा कि जब हम ये प्रॉपर्टी वर्ड बोल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का वर्ड का मतलब है सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें। सबसे पहला कहता है कि सर लैंड, और दूसरा कहता है आपके पास में सर बिल्डिंग, या तो लैंड या फिर बिल्डिंग। दोनों के अलावा कोई सर और प्रॉपर्टी रहा तो इंडेक्स 40 तो नहीं आएगा, वो आपके पास में कन्फर्म है। लैंड होना चाहिए या फिर बिल्डिंग, या फिर दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावा कोई प्रॉपर्टी है, इंडेक्स 40 नहीं आएगा, तो उसको तो आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या दिया, क्लैरिफिकेशन दिया दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन पे, कि हमने यहाँ पे लिख तो दिया कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पर्पस होना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि तभी आप कवर होंगे जब आपका वो बिजनेस नहीं होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका बिजनेस नहीं होगा, तभी आप इंडेक्स 40 में कवर होंगे। मतलब सेल परचेज आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। सर अगर बिजनेस रहा तो इंडेक्स 40 नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, इंडेक्स 2 इन्वेंटरीज, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो इंडेक्स 2 आएगा। फिर क्लैरिफिकेशन दिया रेंटल पे, रेंटल पे आपके पास में क्लैरिफिकेशन दिया। क्या दिया, कहते हैं कि सर बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं है तो ही आपके पास में क्या है सर, इंडेक्स 40 है। अगर सर बिजनेस रहा तो कहते हैं इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कि पढ़ चुके हैं हम। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपके पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपके पास में हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में कवर। अब यहाँ से चैप्टर आपके पास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेफिनेशन क्लियर, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा सर, अब आपके पास में यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। राइट, चलिए। तो मैंने कहा सर यहाँ पे आपके पास में कि सर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये प्रॉपर्टी हमारी इंडेक्स 40 में कवर होती है या फिर नहीं। तो हमें ये कंडीशन देखनी है कि जब भी सेल करो या फिर रेंटल पे दो, वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, तभी आप इंडेक्स 40 में कवर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड परचेज करा और आपका पर्पज़ है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, कि सेल कर देंगे जब प्रॉफिट होगा, वैसे हमारा बिजनेस कुछ और है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 कवर हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब ये लैंड पे इंडेक्स 40 के हिसाब से आप अकाउंटिंग करेंगे। तो लैंड परचेज करी, ठीक है, बिजनेस नहीं है हमारा परचेज सेल का, इंडेक्स 40 हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें ये तो पता चल गया कि चलो इंडेक्स 40 लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यूएशन वगैरह कैसे होगा, तो यही पूरे के पूरे इंडेक्स में ये पढ़ाया गया है
कि चलो ये सबसे पहले तो समझ आया कि इंडेक्स 40 लगेगा या फिर नहीं। ये कंफर्म करने के बाद कि भाई इंडेक्स 40 लगेगा, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, वो अभी समझना है। इंडेक्स 16 में भी वैसे ही पढ़े थे कि भाई डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि इंडेक्स 16 में आएगा या फिर नहीं। ठीक है, ये सीखने के बाद हमने इसका मेजरमेंट कैसे होगा ये समझना स्टार्ट किया था। 38 में भी वैसा किया था और इंडेक्स 40 में भी वैसा ही करेंगे कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 में कवर है या फिर नहीं, अगर है तो आगे बढ़िए। तो हमने ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि वो लैंड जो हमने परचेज करी थी, जो हमारा बिजनेस नहीं था परचेज सेल का, हमने बस फायदे के लिए कि कल दिन प्राइस बढ़ जाएंगे, बेच देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया सर, सिर्फ प्रॉफिट देखा, बिजनेस नहीं है हमारा, तो इंडेक्स 40 में कवर है। अब इस लैंड की वैल्यू कैसे लेनी है, क्या मेजरमेंट करना है, तो आइए हेडिंग दीजिए मेरे साथ, मेजरमेंट। इंडेक्स 40 जो अपनी असेट कवर होती है लैंड और बिल्डिंग में से जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे तो दो ही प्रॉपर्टी है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि ये जो आपने लैंड या फिर बिल्डिंग परचेज करी है या फिर रेंटल पे लगाया, तो ये आपके पास में इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे ये सिखा रहा है इंडेक्स 40। तो कहते हैं कि वही जो इंडेक्स 16 में भी पढ़े थे कि दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि अभी अभी परचेज किया है, इनिशियल मेजरमेंट, और दूसरा हो सकता है कि परचेज ऑलरेडी हो चुका है, बस उसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इंडेक्स 16 में पढ़ा, इंडेक्स 38 में पढ़ा, यहाँ पे भी सेम टॉपिक, इनिशियल मेजरमेंट सबसे पहला हो सकता है, इनिशियल मेजरमेंट। ठीक है, अब जैसे कि इंडेक्स 16 में भी पढ़ा, 38 में पढ़ा कि इनिशियल मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, या तो आपने परचेज किया हो, एक्सचेंज किया हो, ठीक है, या फिर आप जो है बेसिकली लोन से, गवर्नमेंट ग्रांट से, ठीक है, वहाँ पे इंडेक्स 16 में हमें काफ़ी सारे पॉइंट देखे थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही पॉइंट है, लेकिन उतने नहीं, यहाँ पे बिल्कुल तीन ही पॉइंट है आपके पास में, कि या तो आप परचेज करके लेके आए, ये तो कॉमन ही है आपके पास में ऑलवेज कि परचेज करके लेके आए, परचेज इंडेक्स 16 में भी था पॉइंट, और ये आपके पास में इंडेक्स 38 में भी था। दूसरा पॉइंट ये भी कॉमन है, इंडेक्स 38 में भी था, इंडेक्स 16 में भी था, या तो एक्सचेंज करके आ सकते हैं, एक्सचेंज। और थर्ड पॉइंट आपके पास में कहता है, थर्ड पॉइंट आपके पास में कहता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, हेल्ड बाय लेजी। ठीक है, हेल्ड बाय लेजी एज ए राइट टू यूज। ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी एक तरीका है, इसलिए इंडेक्स 116 में पढ़ेंगे, पूरे का पूरा टॉपिक ही वहाँ पे है। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसका रेफरेंस भी दूंगा कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, देख लीजिए। फिलहाल के लिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे परचेज जो पढ़े थे, इंडेक्स 16 में पढ़े थे, वही पॉइंट है, सेम एज आपके पास में इंडेक्स 16, मैं ये लिखूँगा, सेम एज जो वहाँ पे पढ़े थे वही आपको यहाँ पे याद रखना है, और कुछ नया याद नहीं रखना है, सेम एज इंडेक्स 16। ठीक है, सेम एज इंडेक्स 16। जबकि एक्सचेंज में भी मैं वही वर्ड यूज़ करूँगा, सेम एज इंडेक्स 16। एक्सचेंज में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, याद हो तो, तीन प्रेफरेंसेस थे कि पहला जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू पता हो तो वही लीजिए, फिर आपके पास में सर नहीं पता हो तो जो लिया है उसकी फेयर वैल्यू पता हो तो वो ले लीजिए, अगर वो भी नहीं पता तो जो दिया है उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए। ऐसे तीन प्रेफरेंसेस भी हमने पढ़े थे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इंडेक्स 16 का रिवीजन आपके पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं किया तो करके आना चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए था। तो इनिशियल मेजरमेंट तो मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ा, परचेज पढ़ चुके, एक्सचेंज पढ़ चुके, और हेल्ड बाय लेजी, ठीक है, वो इंडेक्स 116 में पढ़ेंगे। तो यह तो आपके पास में टॉपिक ही खत्म हो गया, इनिशियल मेजरमेंट। इसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो पूरे टॉपिक को ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपके पास में पढ़ाना नहीं पड़ा इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट,
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब जो आपको याद रखना है, जो डिफरेंट है इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38 से यहाँ पे, वो आपको पढ़ना है। क्या है सर इम्पोर्टेंट? मैं रेड मार्किंग कर लेता हूँ। मैंने कहा कि सर इनिशियल मेजरमेंट इंडेक्स 16 में भी पढ़े थे, 38 में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कि इनिशियल मेजरमेंट को मेजर करने का कितना तरीका है, मतलब कितने तरीके हैं, मेथड्स कितनी है? सर एक ही है। कौन सी? सर कोस्ट मॉडल। कोस्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही था, ऑलवेज आपके पास में एक ही रहता है, कोस्ट मॉडल। ऑलवेज आपको कोस्ट मॉडल ही लेना है। बट इंडेक्स 16 में, इंडेक्स 38 में आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए दो तरीके पढ़े हैं ऑलवेज। कहते हैं कि वहाँ पे आपको चॉइस मिलता है कि कोस्ट या फिर रिवैल्यूएशन। याद है आपको? याद होना भी चाहिए। तो कहते हैं कि वहाँ पे दो पॉइंट है, रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन को अपना सकते हैं, या फिर कोस्ट मॉडल। पढ़े थे इंडेक्स 16 में भी पढ़े थे, 38 में भी पढ़े थे कि भाई वैल्यूएशन या फिर मेजरमेंट करने के दो तरीके, कोस्ट मॉडल आप चाहे तो कर सकते, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल भी ले सकते हैं, ठीक है। बस वहाँ पे एक कंडीशन थी, अगर आपको याद है तो, अगर आपने कोस्ट मॉडल लिया है तो हर प्रॉपर्टी, एवरी प्रॉपर्टी पे आपको क्या करना पड़ेगा सर? कोस्ट मॉडल ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग पे, हर बिल्डिंग पे कोस्ट मॉडल आएगा। फिर एक बिल्डिंग पे ये करेंगे, एक बिल्डिंग पे वो नहीं चलेगा। मैंने कहा था पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट पे एक ही मॉडल लगेगा। तो बिल्डिंग पे हर एक पे आपके पास में कोस्ट मॉडल लगेगा अगर आपने कोस्ट लगाया है तो, या फिर रिवैल्यूएशन लगाया तो हर एक बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन चलेगा। तो ये आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था मैंने कि ये तो याद रखना है कि हर एक असेट, टाइप ऑफ असेट, मैंने कहा था कि हाँ बिल्डिंग, लैंड आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट है, तो लैंड को आप अपने पर्टिकुलर दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग पे कोई भी एक यूज़ कर रहा तो हर बिल्डिंग पे एक ही मॉडल चलेगा, ठीक है। तो लैंड पे आपने रिवैल्यूएशन लगाया, बिल्डिंग पे कोस्ट लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हर एक लैंड पे तो रिवैल्यूएशन ही चलेगा, और बिल्डिंग पे आपने कोस्ट लगाया था तो कोस्ट ही चलेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं आपके पास में मैंने एक्सप्लेन करने की, ये मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि सर इंडेक्स 40 के अंदर चाहे इनिशियल मेजरमेंट हो चाहे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो, आपको एक ही मॉडल मिलता है, कोस्ट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे सब्सिक्वेंट मॉडल है ही नहीं, यहाँ पे आपके पास में बेसिकली सब्सिक्वेंट नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं बेसिकली। तो सब्सिक्वेंट में रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको यही कहेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और आपके पास में जो कंपनी है वो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रही है, और आपको पूछेगा कि फिर फेयर वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू बता दीजिए। आप इंडिया 16 की तरह कैलकुलेट करके उसकी फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हुए उसे आंसर दे के आ जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो रिवैल्यूएशन मॉडल तो अप्लाई ही नहीं होगा। तो सबसे पहला तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि कंपनी इज नॉट अलाउ टू ऑप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर आपके पास में इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लियर कहता है कि आपको कोस्ट मॉडल ही लेना है, रिवैल्यूएशन मॉडल आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बस वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। सब्सिक्वेंट में आपके पास में ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक बड़ा नहीं है, जबकि इंडेक्स 16 और 38 में बड़े टॉपिक थे। यहाँ पे तो बस दो पॉइंट लिखवाने और ये भी आपके पास में ख़त्म है, आपके पास में पॉइंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सबसे पहला जो मैंने कहा कि सर ओनली कोस्ट मॉडल इज अलाउड, ठीक है। तो इसका मतलब है नो रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल जैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। रिवैल्यूएशन मॉडल जैसा कुछ है नहीं, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कहता है कि सर फेयर वैल्यू का यूज़ होगा, बट किस लिए? सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू
टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड only for disclosure purpose, only for disclosure purpose। मतलब सर, इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, देखिए ऐसी कुछ बैलेंस शीट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी और इस पे इंड एस 40 चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि सर लैंड है, कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा कॉस्ट है इसकी 40 लाख रुपीज़, मैंने कहा कि सर इसकी फेयर वैल्यू आपके पास में क्या है सर, फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज़ है, कहते हैं कि सर इस पे इंडेक्स 40 अप्लाई हो रहा है, तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखेगी, ऑलवेज सर आपके पास में कॉस्ट पे ही दिखेगा, मतलब 40 लाख, 50 लाख का कोई रेलिवेंस बनता ही नहीं है। बट इंडेक्स 40 ने कहा कि ठीक है आपके पास में कॉस्ट पे ही चलेगा, वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही होगा, वैल्यू आपके पास में कॉस्ट वाली दिखाई जाएगी, बट नीचे ब्रैकेट में बस ये ज़रूर दिखा देना कि इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपीज़ है, बस डिस्क्लोजर पर्पज़, ओनली डिस्क्लोजर, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, ना ही कोई इसका चेकिंग होगा, ठीक है। बट इसकी वैल्यू जो है फेयर वैल्यू ये शो करना ज़रूरी है, इंडेक्स 40 का ये मानना है कि ताकि जब भी आपके पास में चेकिंग हो तो बस पता चले कि वैल्यू वैसे फेयर वैल्यू मार्केट में इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इस पे ये 50 लाख पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, ये तो बस फेयर वैल्यू निकाली हुई है हमने, ठीक है, वो हमें डिस्क्लोज करनी है। हाँ, डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, इंडेक्स 40 ने कहा कि डिस्क्लोज तो कंपलसरी है, ठीक है, वैल्यू आपको फेयर वैल्यू तो डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, करना पड़ेगा, हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं आएगा वैल्यूएशन में, मेजरमेंट में, बट फिर भी डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, इंडेक्स 40 का कहना है, ठीक है। वैल्यू तो वही ली जाएगी जो कॉस्ट है, बट डिस्क्लोज करना भी कंपलसरी है, इंडेक्स 40 बड़ा क्लियर है आपके पास में इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक खत्म हो गया, मेजरमेंट इतना ही था। इनिशियल में परचेज एक्सचेंज ऑलरेडी पढ़ चुके, हेल्ड बाय एसएससी आपके पास में 116 में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसेक्वेंट मेजरमेंट, ध्यान रखने वाली बात यही थी कि कॉस्ट मॉडल ही आएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल जैसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बस रिवैल्यूएशन मॉडल क्या करता था सर, फेयर वैल्यू को कंसीडर करता था, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू को कंसीडर जरूर करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज के लिए, इसके बाद इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ डिस्क्लोजर कंपलसरी है, इंडेक्स 40 ने कहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये पॉइंट ही खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए मेरे साथ। कहते हैं कि सर ये जो फेयर वैल्यू से रिलेटेड मैंने कहा कि सर डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो कईयों के दिमाग में आ सकता है कि सर फेयर वैल्यू पता ही नहीं है तब क्या होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इससे रिलेटेड इंडेक्स 40 ने पहले ही आपको बता दिया ताकि बाद में कोई दिक्कत आपके पास में हो ही नहीं, ठीक है, तो बाद में आपके पास में कोई दिक्कत हो ही नहीं, इससे रिलेटेड आपके पास में इंडेक्स 40 ने कहा कि ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट वो बता रहा है, ट्रीटमेंट व्हेन fair value is not reliably measured, when fair value, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते आप, फुल फॉर्म ही लिखिए, फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली, ठीक है, रिलायबली मेजर्ड, कि जब फेयर वैल्यू आप जो है इसे मेजर नहीं कर पाए तब क्या होगा। तो देखिए इंडेक्स 40 ने एक चीज़ हमेशा देखी कि जब हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं, जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तब उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, ये कॉमन आपके पास में केस मिल रहा था, तो इंडेक्स 40 ने कहा कि एक तो कॉमन जो आपके पास में पॉइंट मिलता है उसका सॉल्यूशन तो मैं पहले ही दे देता हूँ, तो इंडेक्स 40 ने कहा कि ये जो कॉमन आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी, वो तो कंस्ट्रक्शन होगा बाद में पता चलेगी, ये डाउट आ रहे थे नॉर्मल, ये कॉमन थे, ठीक है, मोस्टली आपके पास में जो पर्सन थे उनके जो यहाँ पे डाउट थे वो यही थे, और एक थे आपके पास में अदर। तो इंडेक्स 40 ने कहा कि ठीक है हमने दो पार्ट बना दिए, एक जो वही पूछ रहे थे, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन,
तो कहते हैं प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए नहीं पता फेयर वैल्यू, ठीक है। ये जनरल डाउट आ रहे थे। इसके अलावा जो भी है उन्हें इंडेक्स 40 ने कह दिया कि भाई ये अदर हो गए, इसका सॉल्यूशन भी हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन थे उनका सॉल्यूशन दिया गया। इंडेक्स 40 ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सर फेयर वैल्यू अगर डिटरमाइन कर सकते हो तो उसे करिए, या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो आपके पास में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिए। पहला कि डिटरमाइन करिए कि वैल्यू, आप जब भी आप कहते हैं कि वेन एवर आपके पास में वेन फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर, जब आप रिलायबली मेजर कर पाए तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं कर सकते तो ठीक है, जब भी आपके पास में हो सके। तो कहते हैं फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर और कहा, या तो ये हो सकता है कि जब भी आपके पास में, जब भी आप मेजर कर पाए तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा तब तो पता चल ही जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीट नहीं था इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो इंडेक्स 40 ने कहा ठीक है, अगर कंप्लीशन, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जब भी आपको पता चले फेयर वैल्यू तब निकाल लेना आपके पास में और तब डिस्क्लोज कर देना। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में दिया गया है कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, कहते हैं कि इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही आपको कंसिडर करना है। व्हेन आपके पास में विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब आपको नहीं पता था ना। तो इंडेक्स 40 ने बड़ा सिंपल कह दिया कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर पता चल जाए, ठीक है। वर्ड क्या लिखा गया, कहता है कि व्हेन फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड, अगर पता चल जाता है तो तब डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। नहीं पता चला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाए तब कर देना। कहता है कि दोनों में से जब भी पहले पता चल जाए तब डिस्क्लोज कर देना, व्हेन एवर इज आपके पास में आपको पता चल जाए, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे जो क्वेश्चन थे उन्हें अदर कह के इंडेक्स 40 ने इनका भी सॉल्यूशन दे दिया। कहते हैं कि सबसे पहले अगर नहीं जान पा रहे हो, इनके अलावा कोई केस है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनके अलावा कोई केस है जहाँ पे आप उसकी जो आपके पास में फेयर वैल्यू है वो मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो इंडेक्स 40 ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दीजिए जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिसका आप फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्या है प्रॉपर्टी, कहाँ है, वगैरह चीज़ें। तो कहते हैं डिस्क्रिप्शन दीजिए। डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पे दूसरी एक और चीज़ देनी, कहते हैं कि एक्सप्लेन करिए क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन वाई, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न लिखिए कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, ये आपके पास में। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको ये डिस्क्लोज करना है, कहते हैं कि सर रेंज आपको दिखा देनी है, रेंज ऑफ एस्टिमेट विद इन विच फेयर वैल्यू इज लाइकली टू बी। कहते हैं रेंज ऑफ, कहते हैं कि एस्टिमेट विद इन विच फेयर वैल्यू is likely to be is likely to be, बट इंडेक्स 40 ने कहा इसके ब्रैकेट में इफ
अवेलेबल, इफ अवेलेबल, या फिर लिख सकते हैं पॉसिबल। पॉसिबल है तो, क्योंकि पॉसिबल नहीं था तब तो यहाँ पे आए थे आप। अगर एस्टिमेशन भी पॉसिबल था तब तो आप डिस्क्लोजर में दे ही देते। इंडेक्स 40 को विश्वास था, इसलिए इंडेक्स 40 ने कहा कि अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अब फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा। कहते हैं कि जब आपको ये बताया गया कि फेयर वैल्यू आपको डिस्क्लोज करनी है, तो काफ़ी सारे लोगों ने तो डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन कुछ डाउट्स आए। ठीक है, कौन से डाउट्स? कहते हैं कि सर फेयर वैल्यू अगर मेजरेबल है ही नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट देने के लिए इंडेक्स 40 ने एक पॉइंट बनाया कि अगर नहीं है तो क्या करना है। और नहीं है, ये सारी बातें सुनने के बाद एक बात पता चली कि मोस्ट ऑफ आपके पास में जितने भी डाउट्स हैं वो कॉमन थे, जो कि थे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए पता नहीं है फेयर वैल्यू क्या है। कंस्ट्रक्शन एक बार कंप्लीट हो तब पता चले तो ठीक है। तो इंडेक्स 40 ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन से पहले कभी पता चल जाता है तो वो दिखा दीजिए, और वरना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे तो पता चल ही जाएगा। तो कहते हैं कि दोनों में से जब भी अर्लियर हो, जब भी पता चल जाए आप उसे शो कर दीजिए, विच एवर इज अर्लियर। और दूसरे जो भी डाउट थे उसे अदर में कन्वर्ट करके इंडेक्स 40 ने कहा ठीक है, आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 3 चीज़ें बता दीजिए। कहते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी है, कहाँ पे है, क्या चीज़ है। इसके बाद कहते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न दे दीजिएगा कि इस कारण से हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, ये रीज़न है। और तीसरा, अगर पॉसिबल है तो रेंज दे देना कि इस रेंज के बीच में इसकी फेयर वैल्यू हो सकती है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, हमें पता नहीं है इसकी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, बट हमें लग रहा है कि उसकी 5 लाख से 6 लाख के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है, तो रेंज आप दे सकते हैं, बट इस पर फोर्स नहीं किया गया। कहते हैं कि इफ पॉसिबल। कई बार होता है ना कि हम रेंज ही नहीं पता चल जाता, ठीक है, प्रॉपर्टी कितने की है पता ही नहीं है, ठीक है, ना ही हम कोई एस्टिमेशन लगा सकते, इसलिए कहते हैं कि इफ पॉसिबल। पहले दो तो कंपलसरी आपको बताना ही पड़ेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे और क्या है प्रॉपर्टी। तीसरा कहता है कि इफ पॉसिबल तो आप रेंज भी बता देना। ठीक है, आप रेंज भी बता देना। ओके, ये पॉइंट पे आपके पास में क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में, ठीक है, जो कि इंडेक्स 16 में पढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं, बता देता हूँ आपके पास में। कहते हैं कि सर डे टू डे एक्सपेंस करते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, टी एन खर्चा हो गया, तो वो सारे ऑलवेज पी एन एल में जाते हैं। इंडेक्स 16 में भी पढ़ा है, 38 में भी पढ़ा है, ठीक है। 38 में तो वैसे डे टू डे नहीं था, इसलिए 38 में तो नहीं देखने को मिले। 16 में आपको पढ़ाया था मैंने कि भाई डे टू डे जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो ऑलवेज पी एन एल में जाते हैं। इवन मेंटेनेंस आपके पास में है, वो आपके पास में पी एन एल में जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो आपके पास में क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा एक और टॉपिक पढ़ाया था रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। कहते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल में नहीं, उसके बाद पढ़ाया था, मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, टॉपिक रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, एक्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। क्या था इसमें? कहता है कि सर न्यू जो है हम करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, वो हम कॉस्ट में ऐड कर देते, और ओल्ड की जो भी आपके पास में वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, वो माइनस कर देते थे, और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का कोई एसेट है, आपने उसमें कुछ एक पार्ट है उसे रिप्लेस करवाया जिसका खर्चा लगा 5 लाख रुपए, और जो ओल्ड पार्ट है वो गया, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। तो कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? कहता है कि 50 + 5 और -1। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था इंडिया 16 में, आप ओपन करके देख सकते हैं, आप ओपन करके देख सकते हैं। हेडिंग हमने दिया था रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, कि ओल्ड जितनी वैल्यू है वो माइनस कर देना है और न्यू की वैल्यू है ऐड करना है, बस उतना ही था। तो वो चीज़ आपको पढ़ा दी थी, यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, आप चाहे तो हेडिंग लिखवा सकता हूँ कि रिवीजन टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे भी वो टॉपिक है। हेडिंग लिखना है तो लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि इसका भी रिवीजन करना ज़रूरी है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ठीक है, और कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो डे टू डे एक्सपेंस है वो तो पीएनएल में जाएंगे। डे टू डे जो आपके पास में कॉस्ट है वो ऑलवेज पीएनएल में जाती है, वो तो आपको पता ही है, इससे रिलेटेड ये तो लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं थी आपके पास में, ठीक है।
और दूसरी चीज़ कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, जो कि इंडेक्स 16 में पढ़ चुके हम। ठीक है, तो जब भी इंडेक्स 40 का रिवीजन करें तो यहाँ पे ध्यान रहे इंडेक्स 16 में जाके इसका भी बार बार रिवीजन करना होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद समझिए यहाँ पे, इसके बाद एक टॉपिक है, वो पढ़ाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, रिप्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है आपके ऐसे मॉड्यूल में। इंडेक्स 16 में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो करवा देता हूँ सबसे पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ICA मॉड्यूल। देखिए क्या कहता है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सिंपल सी बात कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो इंडेक्स 16 में भर भर के आपको प्रैक्टिस करवा दिया है, बट है तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। कहते हैं एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिन्होंने बिल्डिंग परचेज करी है। अब बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली इंडेक्स 40 में कवर हो जाएगा आपके पास में, लेकिन पर्पस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहा है तो ये आपके पास में इंडेक्स 40 में कवर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे बोल रखा है कि रीज़न है कि हम रेंटल कमाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग हैज़ कैरिंग आउट, आपके पास में जो अमाउंट है कैरिंग वैल्यू, ठीक है, कैरिंग अमाउंट वो 50 लाख रुपए है। ओके, और कहता है कि रिसेंटली इन्होंने क्या किया, एक रिप्लेस किया है इंटरनल वॉल। ठीक है, एक वॉल को इन्होंने रिप्लेस करवाया, और रिप्लेसमेंट का जो खर्चा है न्यू वॉल का वो 5 लाख रुपए है, और जो ओल्ड वॉल हमने ख़त्म कर दी वो 1 लाख रुपए की थी कैरिंग वैल्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कॉस्ट पे इस बिल्डिंग को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, इंडेक्स 16 में पढ़ा दिया, बेसिकली यहाँ पे नाम इंडेक्स 40 का लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बस हेडिंग बदलेगा, बाकी कैलकुलेशन तो वही रहेगी। कहते हैं कि 50 लाख की बिल्डिंग है, प्लस न्यू जो आपने खर्चा किया 5 लाख रुपए, तो हो गया 55 लाख रुपीज़, और ओल्ड का जो कैरिंग अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, कहता है 1 लाख रुपीज़। तो 50 + 5 और -1 लाख, तो 54 लाख रुपीज़ आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहते हैं कि सर आपके पास में 50 लाख रुपीज़ जो वैल्यू है असल में, 5 लाख रुपीज़ जो न्यू वॉल की वैल्यू है, और ओल्ड जो हमने ख़त्म कर दी उसकी कैरिंग अमाउंट थी 1 लाख रुपये, तो वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 54 लाख रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आपके पास में डाले गए हैं। ठीक है, अब ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमने बेसिकली इंडेक्स 38 में डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट था, तो यहाँ पे भी वैसा ही पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा ज़रा। कहते हैं कई बार ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी परचेज तो कर लिया, लेकिन इसके पर्पस जो है वो मल्टीपल है, पर्पस जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज property held for more than one use, for more than one यूज़ कह सकते हैं, पर्पज़ लिख सकते हैं। ठीक है, पर्पज़ सही रहेगा वर्ड, मोर देन वन पर्पज़, आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है आपके पास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई लैंड परचेज कर रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए मेरा पर्पज़ है कि हम फ़ायदा लेंगे। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद हमने क्या किया, उसे आपके पास में बिजनेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से इंडेक्स ही चेंज हो जाएगा, पहले इंडेक्स 40 था, उसके बाद आपने बिजनेस में स्टार्ट कर दिया तो इंडेक्स 16 लग जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास में है कि जब आप प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रेंटल पर्पज के लिए, तो इंडेक्स 40 था, बट उस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो इंडेक्स 16 है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को सेल परचेज में यूज़ कर रहा होता तो इंडेक्स 2 है, इन्वेंटरी। मैंने कहा था कि भाई वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास ही रहती है और बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो इंडेक्स 16 है, बट वो प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है। ठीक है, नई प्रॉपर्टी आ रही है और जा रही है,
तो वो इंडेक्स 2 है। ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिफाई करने का कि 16 कब हो कब 2 हो, ठीक है। तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में, तो ये चीज़ क्लियर है। बट यहाँ पे मैं कह रहा था कि ऐसा जब हुआ कि मल्टीपल पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि भाई बिजनेस में भी कर सकता हूँ, या फिर आपके पास में मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी कर सकता हूँ, तब क्या होगा। तो इंडेक्स 14 ने एक आपको चार्ट ड्रॉ करके बताया। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है और ये आपने प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है। अब आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, इसका हाफ जो है वो फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्पज़ के लिए किया, ये आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए किया, तो इंडेक्स 40 हो गया आपके पास में, सॉरी इंडेक्स 16 हो गया। और ये जो है वो नॉन बिजनेस है, आपने रेंटल पे चढ़ा दिया, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास में क्या हो गया सर, इंडेक्स 40 हो गया। तो एक ही प्रॉपर्टी है, मोर देन वन पर्पज़, कुछ पार्ट बिजनेस में दे दिया, कुछ पार्ट रेंटल पे चढ़ा दिया। तो बिजनेस में था वो 16 में आ गया, और जो रेंट पे दे दिया वो 40 में आ गया। तो इंडेक्स 40 इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या है क्लैरिफिकेशन, सिंपल है, कहता है कि भाई आपके पास में समझना ज़रा, कहते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसी कोई बात हुई जहाँ पे हो क्या रहा है सर, जहाँ पे हो ये रहा है कि पर्पस मोर देन वन यूज है, ठीक है, पर्पस मोर देन वन है, तब क्या करेंगे। तब इंडेक्स 40 ने कहा कि क्या आप उसे स्प्लिट कर पा रहे, एबल टू स्प्लिट, आपको पूछा जा रहा है इंडेक्स 40 के द्वारा, आप क्या उसे स्प्लिट कर पा रहे, एबल टू स्प्लिट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया, वहाँ पे देखिए मैंने कहा कि सर एक लैंड है, उसे आपने दो टुकड़ों में बांट दिया, एक आपके पास में बिजनेस है, एक आपके पास में क्या है सर, रेंटल पे। आप इसे स्प्लिट कर पा रहे, स्प्लिट है, एबल टू स्प्लिट, यस सर एबल टू स्प्लिट। अगर स्प्लिट एबल है आपके पास में, तो कहता है कि जितना पार्ट बिजनेस में आ रहा है वो बिजनेस में जाएगा इंडेक्स 16 में, और जो आपके पास में इंडेक्स 40 की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो इंडेक्स 40 में आ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कहते हैं कि उसे तो फिर स्प्लिट करके आप जो है उसे ट्रीटमेंट में डाल दीजिए। इंडेक्स 40 ने कहा उसमें तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ पे आप खुद आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इतना पार्ट आपके पास में इंडेक्स 60 का है, इतना पार्ट आपके पास में इंडेक्स 40 का है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कहता है कि जो भी पोर्शन आपके पास में कवर हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्यूपाइड जिसे हम कह सकते हैं, सेल्फ यूज़ कह सकते हैं, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड पोर्शन है, ठीक है, ऑक्यूपाइड पोर्शन मतलब आपने खुद यूज़ कर रखा है, तो वो तो बिजनेस है आपके पास में, तो इंडेक्स 16 लगा देंगे, इंडेक्स 16 खुद आप यूज़ कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का। और जितना पोर्शन आपने जो है रेंटल पे दे रखा है या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख रखा है, ठीक है, तो कहते हैं कि इसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है, इन्वेस्टमेंट पोर्शन, उस पे आप इंडेक्स 40 लगा दीजिए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दीजिए, काम खत्म। इंडेक्स 40, इसमें तो कभी दिक्कत थी ही नहीं, ये तो जो लोगों को पता था वही बता दिया इंडेक्स 40 ने। दिक्कत तो अब आ रही थी कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एसेट है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता ही नहीं पड़ रहा है, हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये लैंड है जिसको हम बेसिकली दो टुकड़ों में बांट रहे, बट वो कानून के नज़रिए से एक ही लैंड है, उसे हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे, उसे स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे। ये स्प्लिट नहीं हो पा रही है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बस हमने एक बीच में एक फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया कि इतना पार्ट जो है वो बिजनेस के लिए, इतना पार्ट जो है आपके पास में क्या है सर, आपके पास में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, बाकी स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे। कहता है कि नॉट एबल टू स्प्लिट, नॉट एबल टू स्प्लिट, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे। इसके लिए भी रास्ता बताया गया, इंडेक्स 40 ने कहा ठीक है आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, अभी ऐसे कई बार हो सकता है।
ऐसा आपके पास में अगर याद हो तो इंडेक्स 38 में भी आया था कि भाई प्रॉपर्टी दोनों तरीके से है, टेंजिबल भी है और इंटेंजिबल भी है, प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ है। तो सेम आपके पास में यहाँ पे भी है कि दोनों चीज़ें हैं, पर्पस दोनों ही है, ठीक है, बट स्प्लिट नहीं कर पा रहे। वहाँ पे भी ऐसा ही था, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों मिक्सचर थे। तब क्या कर रहा था वहाँ पे, याद करिए, हमने कहा था कि भाई सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है वही मानेंगे। टेंजिबल का ज़्यादा है तो इंडेक्स 16, इंटेंजिबल है तो फिर इंडेक्स 38। यहाँ पे भी वही है, कहते हैं सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है वो देखिए, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है और, या फिर नॉट सिग्निफिकेंट से ज़्यादा प्रॉपर वर्ड यूज़ करें, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है, क्लियर है। तो कहता है कि अगर आपका जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट के मतलब कौन से नज़रिए से कर रहा हूँ आपके पास में, कि वो आपके पास में जो पोर्शन है सिग्निफिकेंट फॉर, यहाँ पे प्रॉपरली लिखिए, सिग्निफिकेंट फॉर आपके पास में बिजनेस पर्पस, वो आपकी बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं। अगर है तो इंडेक्स 16 है, अगर है तो इंडेक्स 16 है, ठीक है, इंडेक्स 16 है। और यहाँ पे अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो इंडेक्स 40 है, कि आपके बिजनेस के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो बस हमने ऐसे ही आपके पास में रखा है, लग रहा है कि बिजनेस के लिए है बट वो आपके पास में सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इंडेक्स 40 है। अब यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने दिया वो देखिए, मैंने कहा कि सर इंडेक्स 40 के लिए इतना पोर्शन है और इतना ज़्यादा पोर्शन जो है वो बिजनेस के लिए है, तो हमें फ़िलहाल के लिए ये इंडेक्स का नाम भूल जाते हैं, फ़िलहाल के लिए ये इंडेक्स का नाम हम भूल चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा कि सर ये आपके पास में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है और इसका कुछ पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, ये हमने पार्ट करा है रेंटल पर्पस के लिए, रेंटल, और ये पार्ट है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस। दो पार्ट हो गए, बट कहते हैं कि ये तो हमने स्प्लिट कर दिया, बाकी हम इसे स्प्लिट नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू स्प्लिट। ये तो बस हमने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया बस, नॉट एबल टू स्प्लिट, वैसे स्प्लिट नहीं हो सकता, ये नॉट एबल टू स्प्लिट ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स 14 ने कहा कि बड़ा ही सिंपल है, इसमें से आप दोनों में से क्या बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं, ये आपको बताना है बस। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ये जो लैंड है, ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं, बस इतना बता दीजिए। इंडेक्स 40 ने इतना ही कहा, अगर आपके लिए बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंस है तो ये इंडेक्स 16 में कवर होगा, इंडेक्स 16 में कवर होगा, और अगर नहीं है तो इंडेक्स 40 में आएगा। अच्छा ध्यान रहे एक चीज़ जो स्टूडेंट ऑलवेज यहाँ पे ध्यान देते, ठीक है, और नॉर्मली गलत ही रहते हैं, कहते हैं कि सर पोर्शन जो है ज़्यादा या फिर कम से सिग्निफिकेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि सर मेरा रेंटल वाला पार्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब बिजनेस का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये भी हो सकता है। इंडेक्स 40 भी लग सकता है इस पे, इंडेक्स 40 भी लग सकता है, ठीक है, वो जजमेंट पे डिपेंड करता है आपके पास में पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत देखिएगा कि सर कम एरिया जो है वो रेंटल के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम दिख रहा है कि इंडेक्स 40 का जो है पोर्शन कम है तो इसे इंडेक्स 16 में कवर करना चाहिए, ऐसा आंसर मत देना, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस कहा गया है, पोर्शन मतलब यहाँ पे आपके पास में जो एरिया है वो नहीं कहा गया। इंडेक्स 40 बड़ा क्लियर है, कहते हैं कि सिग्निफिकेंस देखना है ना कि साइज, ठीक है। तो कहते हैं कि सिग्निफिकेंस यहाँ पे अगर आपका रेंटल का भी ज़्यादा है तो इंडेक्स 40 में कवर होगा पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि स्प्लिट तो हो नहीं पा रहा है, तो पूरी प्रॉपर्टी या तो इंडेक्स 16 में जाएगी या फिर 40 में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा ही क्लियर है, एक चीज़ मैंने जो बता दी कि आपके पास में एरिया के हिसाब से कभी डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि वो सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं, ये डिसीजन जजमेंट पे डिपेंड करता है, कौन से पर्सन के,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं होता बेसिकली, वो खुद यहाँ पे डिसाइड करते हैं कंपनी कि हाँ उनके लिए ये सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं। ठीक है। तो ये तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं थी। कम्प्लीटली यहाँ पे सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है जजमेंट पे। तो पर्सन टू पर्सन वो चेंज होते रहता है, किसी के लिए वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियरली बताएगा कि हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं, तो उसमें हमें कोई यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना होता। ये तो बस कंसेप्ट है तो पढ़ा दिया आपके पास। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो जाता है यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली ये लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे अपने पॉइंट्स को। यहाँ तक का आप पूरे का पूरा रिवाइज करिए और इंडेक्स 16 को भी रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इंडेक्स 16 का कितना सारा पोर्शन जो है वो यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक अपना यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कंसेप्ट को हम रिकवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक के बाद एक सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। इंडेक्स 40 में कंसेप्ट बहुत कम है और क्वेश्चन भी बहुत कम है। बस इंडेक्स 40 में ऐसा है कि कंसेप्ट और क्वेश्चन नहीं हो सकता। सारा कंसेप्ट पूरे का पूरा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक साथ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 90% कंसेप्ट एक बार मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद एक के बाद सारे के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट और इंडेक्स 40 भी आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बचा हुआ है 1-2 पॉइंट। ठीक है। तो वो पढ़ाऊंगा और सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और प्रैक्टिकल के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद छोटा सा एक कंसेप्ट है वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपके पास में इंडेक्स 40 कंप्लीट। इंडेक्स 40 छोटा सा यहाँ पे इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास में इतना रहता है। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे अपना कंसेप्ट और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ को आप रिवाइज करेंगे।